हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NPCC पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या सिखा चुका है, जो पार्टनरशिप चैप्टर सेकंड था आपका, जिसके अंदर नया साझेदार प्रवेश करेगा, एंट्रेंस ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके लिए मैंने आपको न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो या फिर उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन जो उसका ये सब तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा ही दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4 टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। वो 4 टाइप्स से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट, या और अंत में बनती है आपकी न्यू बैलेंस शीट। जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए मैंने आपको बताया था उसकी जो एसेट्स या फिर लायबिलिटीज में जो कमी या फिर ज़्यादा होता है, तो उसकी जो हम यहाँ पे डेबिट साइड में जो एसेट्स में कमी होती है यहाँ लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो एसेट्स में बढ़ोतरी होती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। क्या करते हैं, जो आपके जो एसेट्स में कमी होती है हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और अगर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। सेम एज ऐसे ही हमें जिसका जस्ट अपोजिट करना है, अगर लायबिलिटीज में कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर लायबिलिटीज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट में डालते हैं। ये चीज़ के अच्छे से मैंने आपको क्लियर करा दिया था किस चीज़ में, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि जिस इजी वे में मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, मैंने ये भी आपके साथ बोला था कि जब हम उसका रिवैल्यूएशन फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आपको इसके बेस का एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो आज इस क्वेश्चन को करने की बारी आ चुकी है। हाँ दोस्तों, हो सकता है थोड़ा लेट हो गया आने में वीडियो को, बट अभी जून चल रहा था तो हमने सोचा थोड़ा स्टडी का जो फ्लो है थोड़ा कम कर देते, क्योंकि अब जुलाई से तो वैसे भी आप रेगुलरली अपनी स्टडीज़ को कम्प्लीटली फोकस करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा आपने अपनी गर्मियों का एंजॉयमेंट ख़त्म कर लिया हो तो आप अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू फोकस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाना, न्यूमेरिकल पोर्शन उसका डिटेल में हम सिखा देते हैं। तो आपको पता ही है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट किस तरीके का होता है। आपको बताते हैं, हमने आपका ना एक क्वेश्चन लिया है। अब उस क्वेश्चन के बेस पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसको हम न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे फिट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके क्वेश्चन के अंदर, वैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, ये जो क्वेश्चन है फुल स्क्रीन पे शो कर दूंगी, और कुछ सेकंड्स आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दे दूंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उस क्वेश्चन को रीड आउट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन है बट मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती चलूँगी, सो डोंट वरी कि हिंदी में है इंग्लिश में है। अकाउंट्स में इस चीज़ को मत बोला करिए, हिंदी वाला भी इसको इंग्लिश में करता है और इंग्लिश वाला इसको इंग्लिश में करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो साझेदार हैं ए और बी, जो आपके साझेदार हैं ए और बी, उनको चाहे प्रॉफिट हो चाहे फिर लॉस हो, वो आपका रेशो 3:2 में बंटने वाला है। ये चीज़ आपको इन्होंने पहले क्लियर करके रख दी है। सेकंड बात आती है कि आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दे करके रखेंगे। क्या दे करके रखेंगे? एक बैलेंस शीट दे करके रखेंगे। उस बैलेंस शीट के जस्ट नीचे आपको एडजस्टमेंट दे करके रखेंगे, ताकि जो आपके एसेट्स में कमी या ज़्यादा हुआ है या फिर आपकी लायबिलिटीज़ में कमी या ज़्यादा कुछ हुआ है तो उसको हमको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, एक स्थिति को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश किया। पहली बात तो जो नया साझेदार आया है, जो नया पार्टनर एंटर कर रहा है, वो अपने हिस्से का 1/6 भाग लेकर के आता है, और साथ ही साथ वो गुडविल भी लेकर के आता है 5000 की, और साथ ही साथ वो 15,000 की कैपिटल भी लेके आता है। अरे भाई, मैं आपके साझेदारी में ज्वाइन हो रहा हूँ तो एक काम करता हूँ कि मैं आपको 15,000 आपकी कैपिटल के नाम के दे देता हूँ, और 5,000 में आपने जो अपनी गुडविल कमाई है, बनाई है, उसकी अमाउंट दे देता हूँ 5,000। लेकिन ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल का काम है, ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल का काम है। तो इनका काम कहाँ पर है? पार्टनर्स कैपिटल में। बट हमारा काम क्या है? आज हमें रिवैल्यूएशन बनाना है। तो ये लाइन आज के रिवैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो स्टॉक है उसमें 10% की कमी हुई है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक क्या है? एसेट्स है, और कमी हुई है तो कहाँ आएगा? अगर एसेट्स में कमी हुई है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। कितने परसेंट की कमी हुई है? 10% की। तो जाइए ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए आपका स्टॉक कितने का था।
आपका स्टॉक था 15,000, यानी कि 15,000 का आपका स्टॉक था, लेकिन इसमें कमी कितनी की हुई है? 10% की। तो 15,000 का 10% निकल कर कितना आएगा? 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 का अब स्टॉक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आपका जो डिक्रीज हुआ है एसेट्स में, जो कमी आई है वो 1,500 रुपए की आई है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए ही मेंशन करने हैं, और किस नाम से करने हैं? टू स्टॉक अकाउंट के नाम से। किस नाम से? टू स्टॉक अकाउंट के नाम से। सेकंड जो आपकी अगली एडजस्टमेंट है वो कहता है कि मशीनरी पर 10% की वृद्धि, यानी कि इंक्रीज हुआ है। अब आप वापस से ओल्ड बैलेंस शीट में जाइए, चेक करिए कि आपकी जो मशीनरी थी वो कितने रुपए की थी। यंत्र और मशीनरी, यानी कि आपकी जो मशीनरी थी वो थी 30,000 रुपीज की। जो 30,000 रुपीज की आपकी मशीनरी थी उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 10% का, यानी 30,000 का अगर आप 10% निकालते हैं, 30,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 3,000 आता है। इसका मतलब क्या है कि 3,000 रुपीज की आपकी बढ़ोतरी हुई है। वो पहले 30,000 का था जो मशीनरी था, बट अब कितने का हो गया? 3,000 की वृद्धि हो गई। तो वो 3,000 क्या आ गए? आपके क्रेडिट साइड में आ गए। ठीक है, यंत्र एवं मशीनरी के 30,000 थे, लेकिन उसमें 10% की इंक्रीजमेंट हुआ है, तो वो आपके कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीनरी एसेट्स है। एसेट्स में जब कमी हुई थी तो डेबिट में लिखा था, लेकिन अब एसेट्स में इंक्रीज हुआ है तो वो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय मशीनरी अकाउंट। तो बाय मशीनरी अकाउंट कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? 3,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपकी आती है फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन 9,000, यानी कि अगर आपने फर्नीचर की अमाउंट जब निकाली तो उसका जो रिवैल्यूएशन हुआ तो वो 9,000 निकल करके आया। आप ओल्ड बैलेंस शीट में जाइए, चेक करिए कि पहले फर्नीचर कितने का था। फर्नीचर था 10,000 का, लेकिन अभी कितने का रिवैल्यूएट हो चुका है? वो उसकी जो रिवैल्यू आई है वो कितनी की है? 9,000 की। तो इसका मतलब 10 में से 9,000 गए तो कितने की कमी हुई? 1,000 की कमी हुई। तो 1,000 की कमी हुई है। और एसेट्स में अगर कमी होती है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो क्या चीज थी ये? हमारी फर्नीचर। फर्नीचर कितने की कमी हुई है? 1,000 की कमी फर्नीचर के अंदर हुई है। विविध देनदार, यानी कि जो डेटर्स है उस पर 5% का आपको प्रोविजन दिया है, और 200 रुपये बिजली के जो बिजली का जो बिल है देने के लिए उपलब्ध रहेगा। यानी कि देखिए दोस्तों, इसके अंदर लिखा है डेटर्स पे 5% निकलेगा। क्या? डेटर्स पे 5% निकलेगा। अब डेटर्स कितने के हैं ये देख लेते हैं। डेटर्स हैं आपके 12,000 के। कितने के हैं डेटर्स? 12,000 के। उस पे जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो कितने का निकलेगा? 5,000 का निकलेगा, यानी कि 5/100। 2 0 कैंसिल और 0 5 2 10, 5 1 5 और 1 6, यानी कि 600 का आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। तो वो आपका यहाँ पर आ जाता है। आपका जो बैड डेब्ट्स है वो कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। और कितने रुपए का है वो? 600 का है वो। ठीक है, कितने का है? 600 का। और एक चीज और आती है यहाँ पर कि जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो भी रह गया है देने से। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? आपका आउटस्टैंडिंग हुआ। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती भी है तो आप कहाँ पे लिख देते हैं उस एक्सपेंस को? जो आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कहाँ लिखना होता है आपको? आपको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका कितने का है इसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका 200 रुपीज का है। कितने रुपीज का है इलेक्ट्रिसिटी? 200 रुपीज का है। अब नेक्स्ट बात इसके अंदर ये आती है कि 1,000 रुपीज का क्या है कि जो विनियोग थे आपके, इन्वेस्टमेंट थे, वो वही खाते में दर्शाए। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट में जाइए, चेक करिए इन्वेस्टमेंट का कुछ है क्या, नहीं है। अगर आपका बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं दिया हुआ है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात कर दी जाए तो आपको पता है वो कहाँ पे शो करने होते हैं? आपको वो फिर क्रेडिट साइड में शो करने पड़ेंगे। कहाँ करने पड़ेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने के हैं आपके इन्वेस्टमेंट?
₹1000 के आपके इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में जो दिए गए हैं। और इन्होंने सेपरेटली बोला भी है कि बैलेंस शीट में इनका कोई भी जिक्र नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ कि आपका एक लेनदार है। लेनदार कौन होते हैं? लायबिलिटीज साइड का आइटम होता है। अभी तक हमने जितनी भी जो एसेट्स, जितनी भी आइटम्स लिखी थी वो सब ना एसेट्स थी। जितनी भी आइटम्स थी ये सब एसेट्स से रिलेटेड थी। इन एसेट्स स्टॉक हुआ, फर्नीचर हुआ, डेटर्स हुआ, इलेक्ट्रिक, ये सब आपकी कमी हो रही थी एसेट्स में। मशीनरी हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट पहले 1000 का था ही नहीं। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड का जो है होता है आपका आइटम, और अगर वो आपकी बैलेंस शीट में पहले नहीं था अब है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में डाल दिया है। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट की चीज़ आती है इसमें कि एक मतलब जो क्रेडिटर है वो ₹100 दे अपलिखित करेंगे। अपलिखित का मतलब होता है कि उसको खत्म कर दिया। जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो कहाँ के आइटम होते हैं? लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं। आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कहाँ के आइटम होता है? वो होता है लायबिलिटीज का आइटम। इसके अंदर बोला गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो ₹100 से मतलब कि अपलिखित करे गए। अपलिखित का मतलब हुआ है कि खत्म करें। एसेट्स कम हो रही थी तो डेबिट में लिखा था। एसेट्स बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट में लिखा था। इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे। तो इसीलिए हम, क्योंकि जो हमारी क्रेडिटर्स है वो अपलिखित यानी कि खत्म हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, तो उन क्रेडिटर्स को कहाँ पे लिखोगे आप? उन क्रेडिटर्स को लिखोगे यहाँ पे। कितने का है? 100 का है। बस इतना छोटा सा होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं, अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज वाली अमाउंट, नॉट कंप्लीट अमाउंट, डिक्रीज वाली अमाउंट डेबिट साइड में डलेगी। और अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वाली अमाउंट क्रेडिट साइड में डलेगी। ऐसे ही लायबिलिटीज इसका ऑपोजिट होता है। लायबिलिटीज में क्या होगा? अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। ठीक है। अगर बाय चांस आपको कोई एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं तो वो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही था रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको जो फॉर्मेट समझाया था तो बहुत ही अच्छे से समझाया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना भी हमारे लिए ज़रूरी था, तो हमने वो किया। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस निकालने की प्रक्रिया मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों साइड का हम अमाउंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों साइड का अमाउंट ऐड करेंगे। अब हम यहाँ का अमाउंट ऐड कर और रफली लिखेंगे। अभी हम इन कॉलम्स में नहीं लिखेंगे, रफली लिखेंगे। तो ये कितना हो गया आपका? ऐड आपका आ गया 3300। और अगर मैं इधर का ऐड करूँ तो 3000 प्लस 1000 4000, 4000 में 100 जोड़े तो इधर का जब हमने अमाउंट को ऐड किया तो 4100 आया, यानी कि 4100 आया। और अगर मैं इधर का ऐड करके लिखती हूँ तो इधर का 3300 आया। मैंने आपको बैलेंस करना बहुत बार सिखा रखा है। अगर आपका बैलेंस जिधर ज़्यादा है उसे तो हम दोनों तरफ लिख लेंगे, और जिधर कमी आ रही है उसको बैलेंस करने के लिए लेस करके जो अमाउंट आया है उसको डालेंगे। हमारा क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है तो हमने बोथ साइड लिख लिया। और कमी किधर आ रही है? डेबिट साइड में आ रही है। डेबिट साइड में का जो ऐड था वो कितना था? 3300। मैंने लेस किया तो इसमें आता है 800, यानी कि 800 यहाँ पर इसका अमाउंट बच गया। इसके कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको बैलेंस करना है दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज लानी है। अब आप इक्वल वैल्यूज कैसे लाओगे? मान लिया इस हैंड में मेरे 100 रुपीज़ है, इस हैंड में मेरे 90 रुपीज़ है, मुझे दोनों अमाउंट्स को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगी? इसमें 10 और ऐड कर लूँगी, तभी तो 100 बनेगा। इस हैंड में 100 ऑलरेडी है लेकिन इस हैंड में 90 है। कंप्लीट करने के लिए मुझे 10 और ऐड करना पड़ा। तो कैसे पता चला कि 100 में से 90 को लेस किया तो 10 बचा? इसीलिए मैंने उस 10 को ऐड करके दोनों को बैलेंस यानी कि इक्वल कर दिया।
सेम एज ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जो यहाँ पर अमाउंट बचता है वो हमारा P&L प्रॉफिट के रूप में कार्य करता है। अगर हमारा बाय चांस बैलेंस क्रेडिट में बचता तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता। अब चाहे आपकी फर्म को लॉस हो चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो, बटना तो वो आपके पार्टनर्स में है। वो भी कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो आपका प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपका क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो आपका लॉस होता है। अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको आपके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड करना होता है। अब आपके जो क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि आपका जो ओल्ड रेशियो है वो दो पार्टनर जो ए और बी पार्टनर है उसका 3:2 यानी कि 3:2 है। तो इस 800 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 800 3 अपॉन में कितना उसका ऐड। अब इसको काट दीजिए, 5 बन जा 5, बचा कितना 3 बचा, 3 0 35 6 जा 30 और यहाँ पे आया 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना आ गया 16 3 जा 48। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस 800 को मैंने पहले 3/5 कर लिया। आपको रेशियो कई बार समझा चुकी हूँ कैसे करना होता है। ए पार्टनर का रेशियो है 3 और अपॉन में आता है उसका कंप्लीट ऐड आता है। तो मैंने 800 मल्टीप्लाई 3/5 किया तो 5 से जब मैंने 800 को काटा तो 160 टाइम कटा। कैसे? 5 बन जा 5, 6 7 8 3 बचा, 3 0 30, 5 6 जा 30, 0 ऐसे ही हो गया। अब 160 की मल्टीप्लाई 3 में करा तो 16 3 जा कितने होते हैं 48 होते हैं। यहाँ पे 0 लगा दिया। ऐसे ही मैंने फिर 800 मल्टीप्लाई 2/5 करा, 5 से 800 को काटा 160 टाइम और 16 2 जा कितने होते हैं 32 होते हैं और 0 का 0। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो A है उसके हिस्से में कितना आता है 480 और जो B है उसके हिस्से में कितना आता है 320 और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर आ जाता है 800 यानी कि 0 8 और 2 10 10 का 1 कैरी 5 5 6 7 8 यहाँ पर 800 इसका ऐड है। आई होप मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुकी हूँ। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकता है। वैसे मुझे लगता है आपको कोई डाउट आने वाला नहीं है क्योंकि इतनी इजी चीज़ को और इजी बना दिया और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझाया है, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ में आना तय है। बाय द वे, अगर आपको किसी भी कारण से समझ में नहीं भी आया है तो आप मुझे फिर भी आपको अगर किसी भी वजह से छोटी चीज़ भी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, अकाउंट को सीखना चाहते हैं, प्रॉपरली ट्यूशन जाने में अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ से बेहतरीन अपनी 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और 80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।